गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जीनेटिक्स जिसको हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। आपके बोर्ड एग्जाम में आनुवंशिकी और विकास से कुल 18 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स जिसको कारक या विशेषक भी कहा जाता है, कारक या विशेषक। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को ट्रेड्स यानी कारक या विशेषक कहते हैं। इसके बाद हम लोग हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को जानेंगे। तो हिंदी में इसको आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम तो आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं और इसके लिए वंशानुक्रम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम जीनेटिक्स के बारे में जानते हैं। ये जीनेटिक्स टर्म शब्द सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1905 में किया गया। जीनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया। जीनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम परस्पर संबंधित जीवों या जातियों के आनुवंशिक लक्षणों, उनकी विभिन्नताओं आदि का अध्ययन करते हैं। शॉर्ट में हम यह कर सकते हैं कि आनुवंशिकता के नियमों और विभिन्नताओं का अध्ययन हम बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल is called as father of genetics। तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मेंडल ने ही पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों का और उनके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के सिलिसिया नामक गांव में पैदा हुआ। मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेंडल ऑस्ट्रिया के ही ब्रून नामक शहर में ईसाई मत के पादरी हो गए और अपने चर्च के बगीचे में ही इन्होंने उद्यान मटर पायसम सटाइवम गार्डन की पायसम सटाइवम इस पर प्रयोग करके उन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित नियमों का प्रकाशन किया
और मेंडल के कार्यों का प्रकाशन 1866 में हुआ ऑन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। और इनके कार्यों का प्रकाशन होने के बाद दुर्भाग्य से तत्कालीन वैज्ञानिकों का ध्यान मेंडल के कार्यों की ओर नहीं गया और मेंडल को उनके कार्यों का महत्व उस समय नहीं मिला। इसके बाद 1884 में 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु के बाद 1900 में तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग करके उसी निष्कर्ष को प्राप्त किया जिसको बहुत समय पहले ही मेंडल प्राप्त कर चुके थे। तो ये तीन वैज्ञानिक थे ह्यूगो वीस, ये हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेस, ये जर्मनी के थे, और शेरमान ये ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों लोगों ने अलग अलग अपना प्रयोग किया और उसी निष्कर्ष को प्राप्त किया जिसको बहुत समय पहले यानी 1866 में ही मेंडल प्राप्त कर चुके थे। तो इस तरह से इन तीन वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई और तब जाकर के वैज्ञानिक जगत को मेंडल के कार्यों का महत्व ज्ञात हुआ। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर गार्डन की पाइसम सटाइवम को ही क्यों चुना। उद्यान मटर पाइसम सटाइवम को ही अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने क्यों चुना और किसी पौधे को लेकर के उन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया। आम, नीम, जामुन, गूलर, पाकड़, बरगद इत्यादि तमाम तरह के पौधे हमारी धरती पर मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में से उद्यान मटर पाइसम सटाइवम का ही चयन मेंडल द्वारा किया गया। तो ये कोई अकस्मात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि मेंडल ने बहुत ही दूरदर्शिता और वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए उद्यान मटर पाइसम सटाइवम को चुना। इसके पीछे के जो प्रमुख कारण हैं उनको हम आपको बताते हैं। पहला कारण शॉर्ट लाइफ स्पैन अर्थात छोटा जीवन काल। मटर एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पौधा है। इसका जीवन चक्र लगभग 3-4 महीने में ही पूरा हो जाता है। अगर किसी दूसरे पौधे को लेके मेंडल तो उसका जीवन चक्र पूरा होने में अधिक समय लगता और मेंडल बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में न कर पाते। तो बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मेंडल ने ऐसे पौधे को चुना जिसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो ये कारण ये था। दूसरा क्लाइमेट, मटर के पौधे के लिए कोई विशेष जलवायु परिस्थिति आवश्यक नहीं होती है, इसको किसी भी जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। तीसरे पर हम प्रोटेक्शन को रख सकते हैं, रखरखाव पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण था वो था 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों का एक साथ पाया जाना। तो 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण इस पौधे में पाए गए जो कि अन्य किसी पौधे में मिलना
संभव नहीं है। तो ये 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण कौन से हैं और इसमें प्रभावी कौन सा है, कौन सा अप्रभावी है, उसको हम आपको बताते हैं। गम्माशंकर मंगवाई ये 7 जोड़ी जो परस्पर विरोधी लक्षण है उनको इस तरह से टेबल बना करके देखते हैं हम लोग। चाक भिजवा दीजिए, चाक। ये कैरेक्टर्स लक्षण कौन है, डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, रिसेसिव मतलब अप्रभावी। तो सबसे पहले पौधे की लंबाई देखते हैं। लंबाई को अगर हम देखें तो लंबा और बौना, टाल और डार्क। दूसरा फूल लगने की स्थिति, फ्लावर पोजीशन मतलब पौधे में फूल कहाँ लगता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ती के कच्छ से या शाखा के कच्छ से फूल लगता है, तो इनको एक्सिलरी कहते हैं और कुछ शीर्षस्थ टर्मिनल। तो फ्लावर पोजीशन में एक्सिलरी ये डोमिनेंट था और टर्मिनल ये रेसेसिव यानी अप्रभावी था। अब इसके बाद फूल का रंग देखते हैं। फ्लावर कलर, तो फूल के रंग में जो लाल रंग था ये प्रभावी था और सफेद ये अप्रभावी। इसके बाद जो फली बनती है पॉड, उसका कलर देखते हैं। तो पॉड कलर में ग्रीन कलर ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और येलो कलर ये रेसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण था। इसके बाद पॉड शेप देखते हैं, यानी फली का रंग, फली का आकार देखते हैं। पॉड शेप फली का आकार, तो इसमें कुछ फलियां जो है फूली हुई होती हैं और कुछ दानों के बीच बीच से दबी होती है। तो जो फूली होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, इन्फ्लैटेड ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो दानों के बीच दबी रहती हैं ये संकीर्णित यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड अप्रभावी लक्षण था। इसके बाद बीज का आकार देखते हैं, सीड शेप। तो सीड शेप में बीज के आकार में जो गोल विद्यालय पर आइए, राउंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और ब्रिंक यानी झुर्रीदार ये अप्रभावी लक्षण था। और अंतिम जो 7वां लक्षण था ये बीज पत्रों का रंग,
कोटिलीडन कलर, बीज पत्रों का रंग। तो पीला रंग, बीज पत्रों का पीला रंग ये प्रभावी था और हरा रंग ये अप्रभावी। तो इस तरह से 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों के एक ही पौधे में पाए जाने के कारण मिंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पाइसम सटाइलों का चयन किया। इन 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को एक बार फिर आपको बता देते हैं। सबसे पहले पौधे की लंबाई को देखते हैं। इसमें लंबा, जो लंबे पौधे होते हैं, लंबापन जो लक्षण था लंबाई का, ये प्रभावी था और बौनापन अप्रभावी था। अगर हम फूल लगने की स्थिति को देखें कि पौधे में फूल कहाँ लगता है, तो जो पत्ती या तने के कक्ष से निकलते हैं फ्लावर, ये प्रभावी लक्षण था। और जो शीर्षस्थ फ्लावर के यानी शीर्ष पर, शाखा के शीर्ष पर फ्लावर डेवलप होता था, ये अप्रभावी लक्षण था। फूल का रंग लाल या बैंगनी रंग प्रभावी था, सफेद रंग अप्रभावी। फली का रंग, इसमें हरा रंग जो है अप्रभावी था, पीला रंग प्रभावी था। पॉड शेप यानी फली का आकार अगर हम देखें तो फूली हुई, ये प्रभावी लक्षण, और दानों के बीच दबी हुई संपीड़ित, ये अप्रभावी लक्षण। सीड का आकार तो गोल बीज ये प्रभावी लक्षण था और झुर्रीदार बीज ये अप्रभावी लक्षण था। बीज पत्रों के रंग की अगर हम बात करें तो बीज पत्रों का पीला रंग प्रभावी लक्षण था और बीज पत्रों का हरा रंग ये अप्रभावी लक्षण था। तो ये 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण जिसके कारण मिंडल ने उद्यान मटर का चयन किया। अब हम मिंडल द्वारा किए गए संकरण प्रयोगों की बात करते हैं। मिंडल ने कुल 3 तरह के संकरण प्रयोग किए। मिंडल ने कुल 3 तरह के संकरण प्रयोग किए। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड को हिंदी में कहते हैं एक गुण, डाइहाइब्रिड को कहते हैं द्विगुण, ट्राइहाइब्रिड को कहते हैं त्रिगुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो जब संकरण प्रयोगों के समय एक समय में केवल एक जोड़ी लक्षण को लिया जाता है, तो ऐसे संकरण प्रयोगों को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब संकरण कराते समय केवल एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखा जाता है, जिसे हम एक लंबे तने वाले पौधे को लें और एक बौने तने वाले पौधे को लें और इनके बीच संकरण कराएं, तो ये हमारा एक गुण संकरण होगा। तो कहने का मतलब ये कि एक गुण संकरण में एक समय में केवल एक ही परस्पर विरोधी लक्षण को ध्यान में रखा जाता है। इसे लंबे ताल और डार्क, तो ताल और डार्क के बीच जब हम संकरण कराएंगे तो इनका जीन रूप लिखेंगे। ताल के लिए कैपिटल टीटी, डार्क के लिए स्मॉल टीटी। संकरण कराएंगे तो संकरण कराते समय एक का हम पॉलन लेंगे और दूसरे पौधे का ओव्यूल यानी बीजांड लेंगे। तो इसमें से जो एक गैमीट आएगा उसको इस तरह से हम कैपिटल टी लिख सकते हैं। इसमें जो आएगा इसको इस तरह से स्मॉल टी लिखते हैं। ये मेल गैमीट लिया गया है, ये फीमेल गैमीट लिया गया है। तो इस तरह से जब हम संकरण कराएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरह का जीन रूप हमें प्राप्त होगा, जो एक टाल प्लांट होगा। तो
तो ये एक गुण संकरण। अब द्विगुण संकरण देखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब वह क्रॉस जिसमें दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण साथ साथ लिए जाते हैं। जैसे मेंडल ने एक पीले गोल बीजों वाले पौधे को लिया और इसका विरोधी हरा झुर्रीदार ग्रीन। इस तरह से दो लक्षण जब साथ में लिया गया तो ये द्विगुण संकरण प्रयोग। इसका अगर हम जीन रूप लिखना चाहें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका जो दूसरा विरोधी लक्षण है उसके लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर इनके गैमेट्स को देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा। तो इस तरह से पहली पीढ़ी में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब आपको ट्राइहाइब्रिड यानी त्रिगुण संकरण के बारे में बताते हैं। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, तो जब संकरण प्रयोग के समय एक ही समय में तीन लक्षणों को लेकर के संकरण प्रयोग कराया जाता है तो इसको हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे हमें लंबे तने वाले ऐसे पौधे को लें जिसमें बीज गोल आकार के हों और बीज पत्रों का रंग पीला हो, और इसका संकरण हम ऐसे पौधे से कराएं जिसमें पौधे की लंबाई छोटी हो, डार्क हो, बौना पौधा हो, उसमें झुर्रीदार बीज बनते हो और बीज पत्रों का रंग हरा हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही समय में तीन लक्षण परस्पर विरोधी लक्षण लेकर के संकरण प्रयोग कराया जा रहा है, तो ये त्रिगुण संकरण प्रयोग कहलाएगा। अगर हम इनके जीन रूपों को लिखना चाहें तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। हेलो, अगर इनके हम को दिखाएं तो यहाँ पर कैपिटल टी एक मिनट का बात करते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इसके आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह से पहली पीढ़ी में फर्स्ट पीरियड जनरेशन में जो प्राप्त होगा उसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपने देखा कि मेंडल ने कुल 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, 3 तरह का संकरण प्रयोग किया, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड। तो अब इसके बाद आपको मेंडल के नियमों की ओर ले चलते हैं। अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 2 नियम बनाया, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इन्हीं दोनों नियमों का विश्लेषण करके मेंडल के शिष्य कार्ल कोरल्स ने एक और नियम बनाया। तो इस तरह से कुल 3 नियम हो गए आनुवंशिकी के। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता के आनुवंशिकी के नियम। तो कुल 3 नियम बताएंगे आपको। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हिंदी में इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक करण का नियम। इसी को एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ वैल्यूज, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चाहे लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट कहिए, चाहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहिए। तो इस तरह से मेंडल और उनके शिष्य कार्ल लोरेंत्ज द्वारा ये 3 नियम बनाए गए अनुवांशिकी के। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब इन तीनों नियमों को, अनुवांशिकी के इन तीनों नियमों को हम आपको एक एक करके उदाहरण से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें मेंडल ने ये कहा कि जब किन्हीं दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में उनमें से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है अर्थात छुपा रहता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इन फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, Mendel suggested that when two contrasting characters are crossed in first filial generation, only one of them is seen. The character which is seen in first filial generation is called dominant character, and which is not seen in first filial generation, that means which is hidden in first filial generation, is called recessive. For example, if a tall plant is crossed with that of a dwarf plant in first filial generation, only tall plants are found. तो एक बार फिर से सुनिए पहले नियम को कि जब किन्हीं दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों में से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है अर्थात छुपा रहता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम किसी शुद्ध नस्ली लंबे तने वाले और शुद्ध नस्ली बौने तने वाले पौधे के बीच संकरण कराएं तो प्रथम पीढ़ी में आपको केवल लंबे तने वाले पौधे ही दिखाई देते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में केवल लंबे तने वाले पौधे ही दिखाई देते हैं, बौने तने वाले पौधे हमको नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। देखिए इनके जीन रूपों को भी लिख देते हैं। टाल के लिए कैपिटल टी, डार्क के लिए स्मॉल टी, इसका कॉलन लिया जाएगा
कैपिटल टी, इसका ओब्यूल लिया जाएगा स्मॉल टी, और जब दोनों का संकरण कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में सभी तार प्लांट्स प्राप्त होंगे, इनका जीन रूप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये मेंडल का पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसमें मेंडल ने यह बताया कि जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग प्रकट होते हैं। तो चूंकि दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी में जो दोनों प्रकार के लक्षण अलग अलग होते हैं, ये चाहे जितने समय तक एक साथ रहें, इनका एक दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं है, ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, अर्थात इनके युग्मक शुद्ध होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने कहा कि when two contrasting characters are crossed in first filial generation, only dominant character is seen, but in second filial generation both dominant and recessive characters are seen in a definite ratio. For example, if a tall plant is crossed that of a dwarf plant, in first filial generation only tall plants are found, but in second filial generation both tall and dwarf plants are found in a definite ratio, and the genotype ratio is 1:2:1 and the phenotype ratio is 3:1। तो देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे लंबे तने वाला पौधा लिया गया और दूसरा